दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज शनिवार और तारीख है 13 सितंबर। हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। आज ही के दिन हम कंप्यूटर प्रोग्राम और डेवलपर्स को सम्मान देने के लिए प्रोग्रामर्स डे मनाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस भी है, मूंगफली दिवस भी मनाया जाता है, सकारात्मक सोच दिवस आज के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अब आज के मुख्य समाचारों की ओर। आज शुक्रवार को देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राधाकृष्णन बने हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। बैंकिंग सेक्टर से राजनीति का उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा। कभी आम लोगों के बीच एक बैंकर और अब देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं। अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हो गई हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। विरोध प्रदर्शनों और हिंसा में अब तक करीब 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें प्रदर्शनकारी, कैदी और अन्य शामिल हैं। घायलों की संख्या भी 1300 से ऊपर है। 3 दिन की सीमाबंदी के बाद पानी टंकी बॉर्डर के पास जाने वालों की यात्रा फिर से शुरू हुई। कई भारतीयों व नेपाली नागरिकों ने सीमा पार की। 137 अरब डॉलर व्यापारिक रिश्ते के चलते अब और गहराएगा भारत यूरोपियन संघ का संबंध। भारत और यूरोपियन संघ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निर्णायक दौर पे पहुंच गया है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि साल के अंत तक समझौता हो जाए। भारत को मिलेगा बड़ा फायदा। टेक्सटाइल, फार्मा, स्टील और IT सेक्टर के लिए यूरोपीय बाजार में सस्ती पहुंचेगी। विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी का रास्ता भी खुलेगा, लेकिन चुनौतियां भी हैं। यूरोपियन संघ चाहता है कि भारत डेयरी, वाइन और मेडिकल उपकरणों पर टैरिफ घटाए। कड़े पर्यावरण और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी भारतीय कंपनियों के लिए मुश्किल बन सकते हैं। फिलहाल यूरोपियन संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सालाना व्यापार लगभग 137 अरब डॉलर। अगर ये समझौता होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। अमेरिका ने भारत चीन पर रूस से तेल खरीद पर टैरिफ लगाने का दबाव बढ़ाया है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदने पर 50 से 100% टैरिफ लगाए। उनका कहना है कि रूस से तेल खरीदने से यूक्रेन युद्ध में पुतिन की मदद हो रही है। यदि युद्ध खत्म हुआ तो ये टैरिफ हटा दिया जाएंगे। भारत ने अमेरिकी दबाव को अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक बताया। भारत ने अगस्त 2025 में रूस से 2.9 बिलियन यूरो का तेल आयात किया, जो चीन के लगभग बराबर है। भारत का कहना है कि यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र नीति के लिए जरूरी है। अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप रूस से ऊर्जा आयात रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत और चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के चलते नीति बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन के दूसरे दिन ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 नए उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए। उपग्रह का उद्देश्य मौसम की दिशा में देखें तो बाढ़ और कृषि पूर्वानुमान में हमको मदद मिलेगी। संचार के क्षेत्र में तेज डेटा ट्रांसमिशन हो। इस कदम से भारत का अंतरिक्ष और तकनीकी क्षेत्र मजबूत होगा। इधर चलते हैं पंजाब में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हैं। पंजाब में बाढ़ से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 111 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 4585 प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। राज्य के 2214 गाँव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे 3,88,508 लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 40 और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है, जिससे अब तक कुल 23,337 लोगों को बचाया जा चुका है। बाढ़ का पानी कम होने के साथ बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। सरकार संक्रमण रोकने के लिए फॉगिंग और चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रही है। और इधर एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त एप्पल आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। एप्पल ने भारत में आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग गुरुवार शाम से 5:30 बजे से शुरू कर दी थी। आईफोन 17 प्रो मैक्स में 5088 mAh की बैटरी होगी, जबकि आईफोन 17 में 3692 mAh की बैटरी होगी। उपभोक्ताओं के लिए बैंक कैशबैक, EMI विकल्प और एप्पल सेवाओं के साथ बंडल ऑफर उपलब्ध रहेंगे। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं खेल की दुनिया की ओर। एशिया कप 2025 का महामुकाबला की शुरुआत हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मैच 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा कि BCCI ने सरकार के निर्णय के अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का निर्णय लिया है और टीम का ध्यान पूरी तरह से क्रिकेट पर है। उन्होंने मैच को राजनीतिक पहलुओं से दूर रहने की बात की है। और बुलेटिन की आखिरी खबर लेके चल रहे हैं हम आपको हांगकांग। जी हाँ, लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के आयुष शेट्टी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।